स्ट्रॉन्ग गर्ल नामसुन एपिसोड 6। तो एपिसोड के शुरुआत में नामसुन हमें बताती है कि उनके पूर्वज में ये शक्तियाँ सबसे पहले किसे मिली थी। 1593 में उनके पूर्वज को मिला था, तो सम्राट सेयोंगजी के साथ युद्ध लड़ते हुए मशहूर हो गई थी। उनका नाम था पाक गेबोन। उन्होंने सिर्फ गुलेल से ही काफी दुश्मनों को ढेर कर दिया था, और जब जनरल ग्योन युल को उनके कारनामों का पता चला तो महल पर उन्होंने उनको दावत पर बुला लिया। पर वो सम्राट के नाकामियों की वजह से गुस्सा थी, इसलिए उन्होंने दावत पर जाने से मना कर दिया और सम्राट सोंगजू को भला बुरा कहा। और ये आसमानी शक्तियाँ दूसरे पीढ़ी को कैसे मिलती है, ये एक सीक्रेट है। दरअसल ये उनके माँ के जिन में होती है। ये शक्तियाँ 22 साल की उम्र में ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और तब लड़कियाँ पार्टनर ढूंढने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है ताकि वो अपनी इन खूबियों को आगे लेकर जाए। इसी कहानी के बाद एपिसोड की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पर गुम जो हिशिक से कह रही थी कि तुम डुगो कंपनी पर नजर रखो और मैं रिशियो के बारे में पता लगाती हूँ। तुम भी ये बात जानते हो कि पुलिस इतनी आसानी से इसका पता नहीं लगा सकती, क्योंकि इसके लिए उनके पास ज्यादा बजट भी नहीं होता। पर मेरी बात अलग है, मेरे कॉन्टेक्ट बहुत सारे हैं जिससे तुम्हें मदद मिलेगी। हिशिक कहता है, मैं अब आप पर भरोसा नहीं कर सकता। आपने एक मैसेज भेजा, इसलिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया था, पर वहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला, इसलिए मुझे मिशन को रोकना होगा। तब गुंजो कहती है, लेकिन तुम्हें नामसुन पे तो भरोसा है ना, वो वहाँ से सबूत जरूर लेकर आएगी। तब हिशिक कहता है, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ही नादान है और गुस्से वाली भी है। उसे अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं रहता। तब गुंजो कहती है, तुम नामसुन से प्यार करते हो ना, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र जो है। तब हिशिक कहता है, अरे इसका क्या मतलब हुआ, मैं उसकी फिक्र कर रहा हूँ तो इसका मतलब मुझे उससे प्यार हो गया। इसे तो मुझे पूरी दुनिया की फिक्र है, तो उन सबसे क्या मुझे प्यार है। फिर गुमजो हिशिक को चारों तरफ घुमाकर देखने लगती है और उससे कहती है, तुम बिल्कुल ठीक हो। अभी नामसुन पूरे 22 साल की हो गई है और यही शादी का सही वक्त है। हिशिक उन्हें रोकता है और बोलता है कि आपने जो चेक दिया था मैं उसे वापस लौटाना चाहता हूँ। पर गुमजू कहती है, क्या तुम्हें वो पैसे लेने से कोई प्रॉब्लम है। कहता है, मैंने जो कुछ किया वो सब मेरा काम था और इसके लिए गवर्नमेंट मुझे पैसे देती है। गुमजू कहती है, ठीक है, तो तुम ये सारे पैसे ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन केस में लगा दो। तो ये समझो कि ये पैसे मैंने ड्रग्स टीम के इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पॉन्सर कर दिया है। इसके लिए सरकार तुम्हें कम फंड देता है, तो इससे तुम्हारी मदद हो जाएगी। हिशी कहता है, ठीक है, आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये पैसे सही जगह पे लगाऊंगा। आगे नामसुन को हम गोडाउन में देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात रीवा से हो गई थी। रीवा उसे इग्नोर करके आगे जाने लगती है और तभी नामसुन उससे कहती है कि आखिरकार हमारी मुलाकात हो गई। माँ और मुझे अच्छे से पता है कि तुमने क्या किया है, पर इस बार हमने तुम्हें सुधरने का मौका दिया है, तो अगली बार ऐसा कुछ नहीं करना। ये सुनकर रीवा को गुस्सा आ जाता है। आगे नामसुन जब काम कर रही थी तो वह मैनेजर आके उससे पूछता है कि उसका साथी क्यों नहीं आया, और नामसुन बताती है कि वो बीमार हो गया है, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाने लगता है कि मर्द होकर भी वो बीमार हो गया। तब नामसुन कहती है, इसमें अजीब बात क्या है, अगर औरत होकर मैं स्ट्रांग हो सकती हूँ तो मर्द होकर वो भी बीमार हो सकता है। और फिर वो उसे मदद करने के लिए कहती है, और जैसे ही वो मैनेजर उसी की तरह हैवी सामान उठाने जाता है, उसके कमर में मोच आ जाती है और वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और ये देखकर नामसुन एक ही झटके में उसके कमर को ठीक कर देती है। इसके बाद वो कहती है, अब तुम चले जाओ, मैं मदद के लिए किसी और को बुला लूंगी। इसके बाद वो सबके सामने इतना हैवी सामान उठाकर जा रही थी। आगे उस मैनेजर को रिशियो के सामने बुलाया जाता है और रिशियो उसकी तारीफ करता है कि उसने ऐसी लड़की को यहाँ पर काम दिया। वो कहता है कि अगर ऐसी लड़की हमारी कंपनी में काम करती है तो हमें उस पर प्राउड फील करना चाहिए, और मालिक होने के नाते मुझे उसका प्रमोशन भी करना चाहिए। बस इसलिए तुम्हें मैंने यहाँ पर बुलाया है, लेकिन इसके साथ तुम्हारा भी प्रमोशन होगा। पर तुम्हें बस एक काम करना है कि तुम्हें इस लड़की पर अपनी पूरी नजर रखनी है। आगे जीहुन और क्योंगरू को देखते हैं। वो अभी भी गुमजू के ही होटल में ठहरे हुए थे। जीहुन के पास नामसुन का कॉल आता है और वो डिलीवरी के काम के लिए उसे बुलाती है। क्योंगरू उससे कहती है, इतनी अमीर होने के बाद उसकी माँ उसे डिलीवरी का काम क्यों करवा रही होगी, हो सकता है कि वो कंपनी भी उसी की माँ की हो। सुना है अमीर लोग अपने बच्चों से ऐसा काम करवाते हैं, पर तुम्हारे साथ मैं भी चलती हूँ, मुझे नामसुन से मिलना था। आगे यहाँ पर हम गोडाउन में देखते हैं, एक आदमी काम करते हुए मशीन में फंस जाता है। मशीन के चलने से उसके कपड़े भी खिंचने लगते हैं, जिससे उसका दम घुट रहा था। तभी दूर से नामसुन भीड़ को देख लेती है और वो दौड़कर आकर मशीन को रोककर उसकी जान बचाती है, और ये देखकर सभी उसके लिए तालियां बजाते हैं। रीवा भी ये देखकर हैरान हो गई थी कि इतने सारे लोग होने के बाद भी वो मशीन को नहीं रोक पाए थे। तभी पीछे से रीवा को वो मैनेजर बुला लेता है और उसे बताता है कि मैंने सुना है कि तुमने किसी को धमकी दी है कि तुम उसका हाथ काटकर फेंक दोगी। तब रीवा फिर से उसे अक्कड़ दिखाती है, क्या उससे तुमने ये नहीं पूछा कि उसने मुझसे क्या कहा था। तब मैनेजर उससे कहता है, जो भी हो तुम यहाँ की मालकिन नहीं हो, आगे से ऐसी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ये देखते हैं गुम जो अपने भाई और अपने बेटे से बहुत सारा एक्सरसाइज करवा रही थी, क्योंकि आज एक्सरसाइज डे था।
नामिन के बातों से पता चलता है कि वो अपनी माँ से नाराज है, इसलिए वो उससे ठीक से बात भी नहीं करता। नामिन बताता है कि उसकी माँ हमेशा उसके मोटापे का मजाक बनाती है। एक दिन जब वो खाना खा रहा था तो उसकी माँ ने उसे मैसेज भेजा और वो ट्रक पिक से भरी हुई थी। उसमें गुमजू ने लिखा था कि आज मैंने तुम्हें तुम्हारे दोस्तों के साथ जाते हुए देखा। और ऐसे कई बातों पर गुमजू नामिन का मजाक उड़ाती है। आगे नामिन जब अपने डैड से मिलता है तो वो उनसे कहता है कि मैं माँ का घर छोड़कर आपके पास आना चाहता हूँ, आप अकेले रहते हो, ये देखकर मुझे बुरा लगता है। बोंगो कहता है कि मुझे बुरा नहीं लगता तो तुम्हें बुरा क्यों लगता है। तब नामिन कहता है अब तो नामसुन मिल गई है तो आप दोनों फिर से एक क्यों नहीं हो जाते। पर बोंगो बताता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, शादी क्या होती है और डिवोर्स क्या होता है। तुम्हारी माँ की दुनिया बिल्कुल अलग है, पर अब मेरी बेटी मुझे मिल गई है, पर मैं उसके साथ रह नहीं सकता क्योंकि इस बात को मैं नकार नहीं सकता कि उसे मैंने ही खोया था। तो अब कैसे उसे मैं अपने पास रहने के लिए कहूँ, पर मैं उससे बात तो कर सकता हूँ। इसके बाद वो नामसुन को कॉल करता है और डिनर के लिए पूछता है और नामसुन अपने दोस्तों के साथ थी। वो कहती है ठीक है, मैं जरूर आऊंगी। हम गिलजुंग को देखते हैं जो काफी भड़की हुई थी क्योंकि पुलिस ने अभी तक उस फ्रॉड का पता नहीं लगाया था। वो कहती है कि पुलिस से कुछ नहीं होने वाला, तुम बस अपनी जेल को मजबूत रखना, मैं खुद ही उसे ढूंढ कर लाऊंगी। और उसका गुस्सा देखकर जुन ही उसे शांत करता है और कहता है कि आपने मेरी इतनी मदद की तो इसके लिए मैं आज आपको लंच पर ले जाना चाहूंगा। और तब गिलजुंग खुश होकर नामिन को कॉल लगाती है और कहती है जल्दी से कैफे में आकर अपना कैफे संभालो क्योंकि वो जुनही को अपने साथ ले जाने वाली है। हम गुमजू को देखते हैं जब वो अपनी कंपनी में लौटती है तो उसका मैनेजर उसे बताता है कि सफाया एसोसिएशन कंपनी से एक नोटिस आया है। इसके मुताबिक यूएस में भी गोल्ड हाउस नाम से एक कंपनी है। ये दोनों नाम एक दूसरे से मेल खाते हैं। उन्होंने गुमजू को कई बार नोटिस भेजा और गुमजू ने अपनी कंपनी का नाम चेंज नहीं किया। इस नोटिस के जरिए वो गुमजू को बताना चाहते हैं कि वो अपने कंपनी का नाम बदलकर कुछ और रख ले। ये सुनकर गुमजू को गुस्सा आ जाता है और वो उनके लिए भी एक नोटिस तैयार करवाती है जिसमें वो अपनी सारी भड़ास अपने मैनेजर को लिखने को कहती है और वो उसे ये भी लिखने कहती है सफाया कंपनी के मालिक का जो नाम है वो अपना नाम चेंज कर ले क्योंकि ये नाम गुमजू के एक्स बॉयफ्रेंड से मैच करता है। इसके बाद वो कहती है अब ये नोटिस तुम उसे भिजवा दो। आगे गुमजू को मिस्टर ब्रैड सॉन्ग के साथ मीटिंग करने के लिए बुलाया जाता है। मिस्टर ब्रैड एक तरह का जाली इंसान है। वो लोगों के पैसे इलीगल तरीके से डबल करता है, जिसके कुछ शेयर वो खुद रख लेता है, बाकी शेयर वो अपने क्लाइंट को लौटा देता है। इसी से उसने अपना बिजनेस भी खड़ा किया है। जब गुमजू यहाँ पर आती है तो वो यहाँ पर एक लेडी से मिलती है जिससे उसकी अच्छी जान पहचान है। वो बताती है कि उसने भी पैसे यहाँ पर इन्वेस्ट किए हैं। मिस्टर ब्रैड ने 3 महीने के अंदर ही उसके पैसे ट्रिपल करके दिए। ये सुनकर गुमजू हैरान हो जाती है, जिसके बाद गुमजू मिस्टर ब्रैड से मिलने जाती है और फिर वो उससे उसका असली नाम पूछती है क्योंकि उसका नाम ब्रैड तो नहीं हो सकता और वो अपना नाम सोंग सू योन बताता है। गुमजू अपना ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए उसे कह देती है कि तुम एक जाली इंसान हो, तुमने फ्रॉड करके ही इतनी बड़ी कंपनी खड़ी कर दी है, तो मैं जल्दी ही तुम्हारे कारनामों को सामने लाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर ब्रैड भी भड़क जाता है और वो उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और गुमजू कहती है अभी तो मैं जा रही हूँ पर मैं वापस जरूर आऊंगी। और जाते वक्त वो अपना नंबर मैनेजर को दे देती है। आगे गुमजू के पास हेरिटेज क्लब से मैसेज आता है। क्लब में स्टार्टिंग इवेंट रखा गया है, अगर वो आ रही है तो मैसेज कर दे। और गुमजू मैसेज छोड़ देती है कि वो वहाँ पर जरूर आएगी, लेकिन उससे पहले वो डुगो कंपनी के सीईओ से एक मीटिंग करना चाहती है, इसलिए वो इसका अरेंजमेंट करते। आगे हिशिक और डोंगसुक को देखते हैं। उनका सीनियर जब फाइल चेक कर रहा था तो डोंगसुक की नजर उनके पानी के गिलास पर जाती है। उसे अभी तक पानी पीने से रोका जा रहा था और उसकी प्यास और भी बढ़ती जा रही थी। उसकी हालत खराब देखकर हिशिक उसे ले जाने लगता है। तभी डोंगसुक बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। वहीं हिशिक की टीम ने उस आदमी का पता लगा लिया था जिसने कैदी से ड्रग्स डिलीवरी का काम करवाया था। उसका फेस थोड़ी ही देर में रिवील होने वाला था। वहीं हम ऋषियों को देखते हैं। वो हेरिटेज क्लब में आता है जहाँ पर उसकी दूसरों के साथ एक मीटिंग थी। उसने पार्टी को मल्टी चाइल्ड फैमिली सपोर्ट के लिए डोनेशन दिया था, जिसकी वजह से उनकी पार्टी जीत पाई। वो इसके लिए डुगो को अप्रिशिएट करते हैं और हमेशा ऐसे ही सपोर्ट देने की बात करते हैं और इसके बदले ऋषियो भी उनसे सपोर्ट मांगता है क्योंकि वो अब डुगो कंपनी को बाहर के देशों में भी खोलने वाला है। ऋषि को देखते हैं। वो योंगताक को कॉल करके बताता है कि सर अभी चक्कर खाकर गिर गए थे और वो उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा है। तभी डोंगसुक रोते हुए कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए मुझे हॉस्पिटल लेकर मत जाना, मैं बड़ी मेहनत कर यहाँ पर पहुँचा हूँ। अभी तक हम ड्रग्स इन्वेस्टिगेशन केस पर काम कर रहे हैं और जब लोगों को ये पता चलेगा कि ड्रग्स के केस को सॉल्व करने वाला ऑफिसर खुद ही ड्रग्स लेने लगा है तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। कुछ भी हो जाए मुझे हॉस्पिटल लेकर मत जाना। और फिर हिशिक को मजबूरन उन्हें अपने घर लाना पड़ता है। वही हम देखते हैं कि उस आदमी का भी फेस रिवील हो जाता है और ये आदमी ऋषियों का राइट हैंड है
जो रिशियो को हमेशा वो डोज ला कर देता है, जिससे रिशियो अपनी शक्तियों पे कंट्रोल कर पाता है। आगे हम हिशिक के घर में देखते हैं, उसका सीनियर बहुत ही बेकाबू हो रहा था। उसे प्यास की इतनी लत हो रही थी कि वो कुछ भी कर सकता है, इसलिए हिशिक उसे हथकड़ियां पहना देता है। तभी वहाँ पर योंग ताक भी आ जाता है और वो देखते हैं कि डोंग सुक की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। हिशिक बताता है कि जिस लेडी के घर से मार्क्स मिला था वो ड्रग्स लगातार लेती जा रही थी और सर आज उसी मार्क्स को ढूंढ रहे थे, पर अब सर का पूरा ख्याल रखना होगा, नहीं तो उनकी जान भी जा सकती है। घंटों के बाद हिशिक के पास नामसुन का कॉल आता है और वो उससे कहता है, मुझे माफ करना, मैं अभी भी तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि मुझे दूसरे बहुत सारे काम है। और तब नामसुन कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे इससे भी ज्यादा कठिन काम दोगे तो वो भी मैं चुटकियों में कर लूंगी। और तब हिशिक कहता है कि अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल रखा करो और अपनी शक्तियों को बेकाबू मत होने देना। तब नामसुन कहती है कि मैं क्या करूं, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ। ये कहकर ही वो कॉल कट कर देती है। तभी वो सामने देखती है, वहाँ पर बड़े बड़े डम्पलिंग बन रहे थे, इसे देखकर नामसुन के मुंह में पानी आ जाता है। वही हम हिशिक को देखते हैं, वो इस ड्रग की और भी जानकारी निकाल रहा था। जिन्होंने भी इस ड्रग्स को लिया था 3 दिन बाद उनकी मौत हो गई थी। सीनियर ने थोड़ा बहुत ड्रग्स लिया था, इसलिए वो अभी तक ठीक है, लेकिन पीछे हम डोंगसुक की हालत बहुत ही खराब दिखते हैं। वो और भी ज्यादा एग्रेसिव होने लगा था। उसे हिशिक पे गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसने उसे पानी नहीं दिया था। वो एक ही झटके में हथकड़ी को तोड़कर हिशिक के ऊपर जाकर हमला करता है और देखते हैं कि इस ड्रग के वजह से वो काफी पावरफुल हो गया था। इस पे उसका खुद का कोई कंट्रोल नहीं है। वो हिशिक का गला घोटने लगता है और लगभग हिशिक की सांसें बंद होने वाली थी। वही वहाँ पर नामसुन आकर डोंगसुक को दूर फेंक देती है। हिशिक बताता है कि उसके ऊपर ड्रग्स का असर है, इसलिए वो अपने काबू में नहीं है। तभी डोंगसुक फिर से नामसुन के ऊपर हमला करने के लिए आता है और फिर नामसुन फिर से उसे पटकती है। हिशिक उसे जल्दी से कहता है कि उसे चोट ना पहुंचाए क्योंकि वो अभी होश में नहीं है, इसलिए फिर नामसुन उन्हें कुर्सी से लॉक कर देती है। के बाद हिशिक आकर उनके पाँव को बांधता है और हाथों में फिर से हथकड़ियां लगवाता है। थोड़ी देर बाद डोंगसुक फिर से बेहोश हो जाता है। हिशिक कहता है कि तुमने अभी देखा, और नामसुन कहती है कि ड्रग्स की वजह से ये इतने स्ट्रांग हो गए, मुझे जल्दी से जल्दी उस ड्रग को ढूंढना होगा, पर इतने बड़े गोडाउन में मुझे ढूंढने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। अब हिशिक उससे कहता है, वो ड्रग सफेद दिखती है, अगर कोई भी चीज तुम्हें सफेद दिखती है तो तुम ले आना। तभी नामसुन देखती है कि उसके डम्पलिंग सारे गिर गए थे। नामसुन अपने काम के लिए निकल रही थी तो हिशिक उसे रोकते हुए पूछता है, तुम वहाँ पर अपनी मदद के लिए किसी को ले जा रही हो ना? और बाद में पता चलता है कि नामसुन ने अपने 2 नमूने दोस्तों को बुलाया है अपनी मदद के लिए। उन दोनों को भी खुशी थी कि वो नामसुन की मदद कर पा रहे थे। पर नामसुन अपनी पीठ पर ट्रॉली बनाकर लाई थी ताकि वो उन दोनों को बैठा कर ले जा सके। आगे गुमजू को देखते हैं। जुगना से उसे पता चलता है कि उसकी मॉम आज घर पर नहीं आएगी क्योंकि वो डेट पर गई हुई है। और जब गुमजू अपने माँ को कॉल भी करती है तो गिलजुंग कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो जुनहुई के साथ बिजी थी। वही हम नामसुन को उसके दोस्तों के साथ देखते हैं। जीहुन अंदर उसके साथ था और क्योंगरी बाहर पहरा दे रही थी। तो विश्वास था कि इतनी रात को यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। जुन भी नामसुन से काफी सवाल कर रहा था कि वो रात को इस तरह यहाँ पर क्यों आए हैं, पर नामसुन उसे सिर्फ काम करने को कहती है। अभी बाहर हम देखते हैं कि क्योंगरी के पास वो मैनेजर आ जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि आधी रात को वो यहाँ पर क्या कर रही है। ने माइक भी लगा रखा था, इससे उन दोनों को भी अंदर पता चल जाता है कि बाहर कोई आया है, इसलिए वो दोनों छिप जाते हैं और क्योंगरी भी बाहर वॉशरूम का बहाना करते हुए भाग जाती है। तब वो मैनेजर अंदर आता है और लाइट जलाकर सारी जगह को चेक करने लगता है। उसे वहाँ पर कोई नहीं मिलता तो वो लाइट फिर से स्विच ऑफ करके जाने लगता है। इसके बाद नामसुन और जीहुन बाहर आते हैं और जैसे ही वो बाहर आते हैं वो मैनेजर टॉर्च जलाकर उसके सामने आ जाता है। दोनों एक दूसरे को अचानक देखकर डर गए थे, जिससे नामसुन अपना हाथ चला देती है और मैनेजर कहीं उड़ जाता है। पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गए, इसलिए नामसुन अपना मिशन जारी रखती है। वो दोनों सारी सफेद चीजों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वही हम गिलजुंग और जुनही को देखते हैं। जुनही एक शानदार होटल के सामने आकर रुकता है। गिलजुंग को लग रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है, पर जुनही उसे यहाँ पर इसलिए लेकर आया था क्योंकि उसे अच्छे टॉयलेट यूज करना पसंद है। खाना वो कहीं पर भी खा सकता है, पर कहीं पे भी फ्रेश होने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। और ये सुनकर गिलजुंग के सारे ख्वाब टूट जाते हैं। वो नीचे उतरकर सबसे पहले अपना बिग उतारती है और कहती है, तुम मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए थे, तुम्हें बहुत ज्यादा जल्दी है ना फ्रेश होने की, इसलिए वो उसे कंधे में उठाकर होटल के अंदर भागने लगती है। आगे हम रीवा को देखते हैं। जब वो गुमजू के साथ थी तो उसे कितने ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही थी, वो इसी बारे में सोच रही थी। नामसुन के अचानक आ जाने से उसे सब कुछ छीन लिया गया। अगले मॉर्निंग हम पुलिस स्टेशन के बाहर उन्हें सफेद चीजों की भीड़ देखते हैं। नामसुन वो वहाँ पर रखकर गायब हो गई थी। हम फैक्ट्री में देखते हैं कि मैनेजर सबसे ऊपर चढ़ा हुआ था और नीचे उतरने का रास्ता उसे नहीं मिल रहा था। बेचारा पूरी रात से वहीं अटका हुआ है। आगे हम डोंगसुक को देखते हैं। वो अब अपने काबू में था
हीशिक बताता है कि कल उन्होंने क्या किया था। डोंगसुक कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे मेरी मसल फूल गई हो, पर अब मैं ठीक हूँ, तो तुम अपने काम पर चले जाओ। तब हीशिक कहता है ठीक है, मैं घर के सारे पानी को फेंक देता हूँ और नल भी बंद करवा देता हूँ। आपको अभी भी पानी बिल्कुल नहीं पीना है, तभी आपकी जान बच सकती है। आगे हम लैब में देखते हैं। साइंटिस्ट का कहना था कि ये ड्रग पिट्यूटरी ग्लैंड पर पूरा कब्जा कर लेता है और एंटीडोट के बिना इसे लेना अपने आप को खत्म करने जैसा है। अगर रिशियो उसे ऐसे ही लेता जाता है तो एंटीडोट से वो अभी बच सकता है, लेकिन बाद में जाकर उसकी मौत भी हो सकती है। और रिशियो को इसकी कोई परवाह नहीं है। कुछ पल के लिए ही सही वो ताकतवर तो बन जाता है। वो इस ड्रग से पावरफुल इंसान बनना चाहता है, पर इसके एंटीडोट के बिना वो ज्यादा टाइम तक सरवाइव नहीं कर सकता। टिस बताता है कि उसके पास जितने भी एंटीडोट का साधन था उसने मैक्सिमम उसे सब दे दिया है और अब एंटीडोट बनाने के लिए उन्हें दूसरे कंट्री से इसे एक्सपोर्ट करना होगा। ये ब्लड डोनेट करने जैसा आसान नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उन्हें जल्दी ही इसके लिए कोई व्यवस्था करनी होगी। और हमें पता चलता है कि ये एंटीडोट नामसून जैसे शक्तिशाली लोगों के खून से बनता है और इसके अलावा इसका कोई भी एंटीडोट नहीं है। रिशियो भी इसकी मदद से अपने अंदर एक्स क्रोमोसोम जैसे हार्मोन्स लाना चाहता है ताकि वो भी शक्तिशाली बन सके। फिर रिशियो के पास उसका पार्टनर आता है और रिशियो उसका चेहरा बिगाड़ना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अब पुलिस के सामने तुम्हारा चेहरा आ गया है, तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, और इसलिए वो उसके चेहरे पर एंटीडोट भी फेंकता है, लेकिन इससे उसका कुछ नहीं होता। आगे हम जियोन और क्योंगरी को देखते हैं। क्योंगरी कह रही थी कि अब उन्हें गुमजू का ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए, वो बस आज का खाना खाकर इस होटल से निकल जाएंगे, और जियोन का भी यही मानना होता है। तो गुमजू का नया नाम यूनमा भी रख देते हैं। आगे वो नामसून के बारे में बात करने लगते हैं कि वो रात को वो सामान क्यों चुरा रही थी, कहीं वो कोई गलत काम तो नहीं कर रही, पर उन दोनों को उस पर विश्वास है। आगे क्योंगरी कहने लगती है क्यों ना हम दोनों पैसे मिलाकर घर खरीद ही लेते हैं। तब जियोन उसे समझाता है कि अब वो पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि मजबूरी के कारण वो एक साथ रह रहे थे, लेकिन अब जब उनके पास पैसे हैं तो वो एक साथ नहीं रह सकते, उन्हें समाज की तरह रहना होगा, क्योंकि अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है। आगे हम देखते हैं गुलजुंग जब घर आती है तो गुमजू उसकी क्लास लेती है और वो उनसे कहती है आपको जिसके साथ घूमना है घूम सकती हो, लेकिन आपको पहले डैड को डिवोर्स देना होगा। आप भूल गए कि आपने अभी तक उन्हें डिवोर्स नहीं दिया था। तब गिलजुंग कहती है तुम्हारे डैड को मैंने नहीं छोड़ा था, वही मुझे छोड़कर चले गए थे, और क्या उसके भरोसे मैं अपनी जिंदगी ना जीऊं। मैं किसी से प्यार करने लगी हूँ और खुश रहने लगी हूँ। तुम्हें अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। तुमने अपने काम और दौलत को सारी इम्पोर्टेंस दे रखी है, पर मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं पाला था। वही नामसून अभी तक सो रही थी, क्योंकि रात को उसने बहुत सारे कारनामे किए थे। जब वो उठती है तो देखती है कि बहुत लेट हो गया है, लेकिन आज उसकी देर की शिफ्ट थी। और तभी उसके पास हीशिक का मैसेज आता है। उसने लिखा था कि तुम कल टाइम पर पहुंच गई थी, तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए थैंक यू, पर कहीं फिर से अपनी शक्तियों को लेकर बेकाबू मत हो जाना। और ये पढ़कर नामसून मुस्कुराती है और कहती है कि हीशिक कितना क्यूट है। बाद नाममीन उसे खाना खाने के लिए बुलाता है। खाना खाते वक्त नामसून बताती है कि वो आज रात को अपने डैड के साथ डिनर करने जाएगी, और गुमजू इसके लिए हाँ कर देती है। और जैसे गुमजू नामसून के काम के बारे में बताने वाली थी, नाममीन कहता है कि मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ, आज से मैं डैड के पास ही रहूंगा और आप अपनी लाडली बेटी के साथ यहाँ पर रहिए। उसकी इस बात से उन सभी को बुरा लगता है। ये नामसून जब अपने काम में पहुँच जाती है तो वो हर पैकेज से थोड़ा थोड़ा सामान निकाल कर अपने पास रख रही थी, और तभी ऐसा करते हुए उसे कोई पकड़ लेता है और देखते वो हीशिक है। नामसून उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है तुम तो कह रहे थे तुम यहाँ पर नहीं आने वाले। हीशिक उससे कहता है तुम्हें मैं यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता था, और तुम फिर से नादानियाँ कर रही हो, कैमरे के सामने तुम चोरी क्यों कर रही थी। अब नामसून कहती है मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, हम कल ही मिले थे पर फिर भी ऐसा लग रहा था कि हम मिले ही नहीं। और तब नामसून उसे वो सामान देने लगती है। रीवा दूर से ही उन पर पूरी नजर रख रही थी। आगे जब गिलजुंग कहीं जा रही थी तो वो उसी आदमी से टकराती है। इसकी कार उसने पलट दी थी। उसकी हालत देखकर समझ आता है कि वो भी ड्रग्स के चक्कर में पड़ चुका है। यही नाममीन को दिखते हैं। जब वो अपने कैफे में बैठा हुआ था तो वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की आती है। तभी उसके पास उसका बॉयफ्रेंड आता है और वो लड़की नाममीन को देखकर कहती है देखो वो मुझे कैसे घूर रहा है। और तब नाममीन को अपने आप पे शर्म आती है और अब वो खुद से नाराज होकर वो मेडिसिन ले लेता है। वही हम डोंगसू की भी हालत बहुत ही खराब दिखते हैं। उसे पानी की तड़प बहुत ही ज्यादा होने लगती है। वो हर जगह पानी की तलाश करने लगता है। वो प्यास के मारे कैक्टस के पौधे को ही खाने लगता है और उसे थूकने के लिए बाथरूम में जाता है तो उसे टॉयलेट में पानी मिल जाता है। आगे हम गुमजू को देखते हैं। उसकी मीटिंग रेशियो के साथ की जाती है और गुमजू मीटिंग के लिए उसके पास पहुंचती है। दूसरी तरफ रीवा को देखते हैं। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो नामसून की तरफ जाती है और उसके हाथ में हम चाकू देखते हैं। जब वो नामसून के पास दौड़कर आ रही थी तो हीशिक उसे देख लेता है, लेकिन वो बहुत ही दूर था। जैसे ही वो नामसून को आगाह करने वाला होता है,
रिवा आकर नामजुन को चाकू मार देती है और इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है।